तो इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस लीगल शील्ड की जो इंडिया में आपकी और हमारी क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करता है। देखिए, क्रिएटिविटी सिर्फ एक पैशन नहीं है, राइट? ये एक एसेट है और इसको सेफ रखने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। चलिए एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी का आइडिया चुराया जा सकता है? मतलब क्या कानून आपके दिमाग में चल रहे एक आम से कॉन्सेप्ट को चोरी होने से बचा सकता है? ये एक ऐसी चीज है जो लगभग हर नए राइटर या आर्टिस्ट के दिमाग में सबसे पहले आती है। तो इसका एक क्लियर डेफिनेटिव जवाब हमें मिलता है द इंडियन कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 में। ये वो फाउंडेशनल कानून है जो एक्चुअली इंश्योर करता है कि ऑथर्स, म्यूजिशियंस और फिल्म मेकर्स अपनी मेहनत पर पूरा कंट्रोल रख सकें। ये लॉ बेसिकली इस बात की गारंटी देता है कि आपके ओरिजिनल काम की वैल्यू और उसके अधिकार हमेशा सुरक्षित रहें। इस पूरे लीगल फ्रेमवर्क को आसानी से समझने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को इन 5 मेन हिस्सों में बांटेंगे। पहले बेसिक्स ऑफ प्रोटेक्शन, फिर ऑथरशिप और ओनरशिप के रोल्स, उसके बाद राइट्स को मूव और मोनेटाइज करना, देन इन्फ्रिंजमेंट और फेयर डीलिंग, और आखिर में रजिस्ट्रेशन और लीगल रेमेडीज। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सुरक्षा के मूल बातें। आखिर ये कॉपीराइट किस चीज को बचाता है? इस चीज को सेक्शन 13 के अंदर एक बहुत ही मजेदार चॉकलेट केक एनालॉजी से समझा जा सकता है। देखिए, कानून एक चॉकलेट केक बनाने के आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता, वो आइडिया सबके लिए फ्री है। कानून एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है उसके एक्सप्रेशन को, यानी वो स्पेसिफिक रेसिपी जो आपने अपने तरीके से एक किताब में लिखी है। यहाँ पर सबसे क्रूशियल पॉइंट है फिक्सेशन। प्रोटेक्शन बिल्कुल ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है जैसे ही आपका काम फिक्स होता है। मतलब जैसे ही आपकी कविता नोटबुक के पेपर पर उतरती है या कोई धुन आपके फोन के वॉइस रिकॉर्डर में सेव होती है, ठीक उसी सेकंड वो प्रोटेक्ट हो जाती है। बस उसमें थोड़ी सी ओरिजिनल क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब एक बार जब आपका काम टेंजिबली फिक्स हो गया तो वो सेक्शन 13 के तहत इन स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में आ जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर कोड जैसे लिटरेरी वर्क से लेकर म्यूजिकल मेलोडीज, पेंटिंग्स, स्क्रीन प्लेज और साउंड रिकॉर्डिंग्स तक लगभग सब कुछ कवर होता है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ऑथरशिप और ओनरशिप। आखिर इन सबका असली मालिक होता कौन है? वैसे तो आमतौर पर क्रिएटर ही अपने काम का पहला ओनर होता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, एम्प्लॉयमेंट। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एक वर्क फॉर हायर एक्सेप्शन लग जाता है। मतलब अगर आपने अपनी जॉब ड्यूटी के दौरान कुछ क्रिएट किया तो लीगली आपका एम्प्लॉयर ही उस कॉपीराइट का ओनर बन जाता है, जब तक कि कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ना हो। और ये ओनरशिप कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल हमारा बॉलीवुड है। सोचिए, एक ही गाने में कितने लेयर्ड राइट्स होते हैं। लिरिसिस्ट के पास लिटरेरी वर्क का राइट है, कंपोजर के पास धुन यानी म्यूजिकल वर्क का राइट है, और प्रोड्यूसर पूरी साउंड रिकॉर्डिंग को ओन करता है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन खुशकिस्मती से 2012 के अमेंडमेंट ने इसमें एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया। इसने ये इंश्योर किया कि सिंगर्स और कंपोजर्स जैसे क्रिएटर्स को रॉयल्टीज पाने का लीगल हक हमेशा मिलेगा, भले ही उन्होंने फिल्म के लिए अपने सारे राइट्स किसी प्रोड्यूसर को ही क्यों ना दे दिए हों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये राइट्स आखिर कितने वक्त तक चलते हैं, क्योंकि देखिए ये हमेशा के लिए तो नहीं होते। अलग अलग वर्क्स की टाइमलाइन अलग होती है। जैसे लिटरेरी या म्यूजिकल वर्क्स के लिए क्रिएटर की पूरी लाइफ प्लस 60 साल, और एक वक्त के बाद ये सारे वर्क्स पब्लिक डोमेन में चले जाते हैं ताकि पूरी सोसाइटी इनका फ्रीली फायदा उठा सके। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मूविंग और मोनेटाइजिंग राइट्स। अपने अधिकारों को बांटा कैसे जाए और उनसे पैसे कैसे बनाए जाएं? राइट्स ट्रांसफर करने को ना रियल एस्टेट के एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। असाइनमेंट का मतलब है अपना घर हमेशा के लिए बेच देना, ओनरशिप पूरी तरह से ट्रांसफर कर देना। वहीं दूसरी तरफ लाइसेंसिंग का मतलब है घर को रेंट पर देना। इसमें ओनरशिप आपकी ही रहती है, बस आप किसी और को एक स्पेसिफिक टाइम या कंडीशन के लिए यूज करने की परमिशन देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, चाहे आप राइट्स बेच रहे हो या रेंट पर दे रहे हो, कानून की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स रिटन में यानी लिखित होने चाहिए और उन पर सिग्नेचर होना जरूरी है। इनके बिना इंडिया में इनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती। चौथा हिस्सा, इन्फ्रिंजमेंट और फेयर डीलिंग। क्या होगा जब कोई बिना परमिशन आपका काम यूज करे?
यहाँ हमें एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी वीडियो या पोस्ट में ओरिजिनल आर्टिस्ट को बस क्रेडिट दे दिया तो काम हो गया। पर सच्चाई ये है कि सिर्फ क्रेडिट देना लीगली परमिशन लेने का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं हो सकता। कंसेंट के बिना उसे यूज करना सीधा सीधा इन्फ्रिंजमेंट यानी उल्लंघन ही माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर किसी आर्टिस्ट के लाइव परफॉर्मेंस को चुपके से रिकॉर्ड कर लेता है और बिना रिटन कंसेंट के उसको इंटरनेट पर डाल देता है। ये सेक्शन 38A के तहत परफॉर्मर्स राइट्स का पूरी तरह से उल्लंघन है। हालांकि देखिए, हर अनऑथराइज्ड यूज कानून की नज़र में गलत नहीं होता। सेक्शन 52 के अंदर कानून हमें फेयर डीलिंग की छूट देता है। ये पब्लिक गुड को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें अलाउ करता है, जैसे एजुकेशनल पर्पस, कोई 10 सेकंड का मूवी रिव्यू क्लिप, न्यूज़ रिपोर्टिंग या फिर पैरोडी और सटायर। इनके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, रजिस्ट्रेशन और लीगल रेमेडीज। अगर सच में कोई आपका काम चुरा ले तो आपके पास क्या कानूनी रास्ते हैं? देखिए, अपने काम का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करवाना इंडिया में मैंडेटोरी बिल्कुल नहीं है। पर अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो कोर्ट में वो प्राइमा फेसी एविडेंस का काम करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जज शुरुआती तौर पर यही मानेंगे कि आप ही उस काम के ओरिजिनल ओनर हैं। जब बात कोर्ट तक पहुंचती है तो आप सिविल रेमेडीज की मांग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है इंजंक्शन, यानी कोर्ट का एक डायरेक्ट ऑर्डर जो चोरी करने वाले को आगे काम करने से तुरंत रोक देता है। इसके अलावा आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स के जरिए वो सारा पैसा भी रिकवर कर सकते हैं जो सामने वाले ने आपके काम से गलत तरीके से कमाया है। लेकिन रुकिए, कॉपीराइट लॉ में सिर्फ सिविल एक्शन ही नहीं होता, इसका एक बहुत सिवियर क्रिमिनल साइड भी है। इन्फ्रिंजमेंट करने पर 2 लाख रुपए तक का फाइन और 3 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। ये इस कानून को एनफोर्स करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका है। तो जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हैं, हमारे सामने तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या आज का बनाया हुआ क्रिएटिव वर्क आने वाले कल की एआई और डीप फेक्स जैसी टेक्नोलॉजीज से पूरी तरह सुरक्षित है? कानून तो वक्त के साथ बदलता रहता है और सच कहूं तो इस टॉपिक पर असल चर्चा अभी बस शुरू ही हुई है।